गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में अध्ययन किया था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन जो इस वीडियो में है, जो इसके कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, वन बाय वन अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो नो लिमिट्स, कोई बहुत सारे क्वेश्चन है, बट जो एग्जाम में आते हैं उनके अपन अध्ययन करते हैं। तो एग्जाम अपन पढ़ रहे हैं रियल सीक्वेंस। तो एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस n की पावर 1/n, n टू पावर 1/n कन्वर्ज टू 1। प्रूव दैट द सीक्वेंस n की पावर 1/n कन्वर्ज टू 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये अपने पास सीधा सा हिंदी तो सीधी सी है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम x की पावर 1/n एक को अभिश्रित होती है। अब जहां कन्वर्जेंट की बात आ गई तो इसका मतलब आपको क्या कार्य करना है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि कन्वर्जेंट है, तो सिंस अपन एक जानते हैं सॉल्यूशन, सिंस xn कन्वर्ज टू xi, कन्वर्ज टू xi, डेफिनेशंस क्या जानते हैं कि दिस इज दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू क्या होता है xi। और अपन क्या लिख सकते हैं, और given epsilon greater than 0 there exists n0 such that there exists n0 belongs to n such that such that xn minus xi is less than epsilon for all, ये epsilon है, for all n is greater than n0। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशंस लिखी। तो अपने को इसको सोल्व करने के लिए अपने को तो जो कार्य करना है वो क्या करना है, n0 ज्ञात करना है। तो n0 ज्ञात कर लेते हैं, तो उसके बाद में n को कितना बढ़ाइए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या जाएगा, सेम। तो हियर हियर क्या हो गया, xn कितना है, n की पावर 1/n, xi कितना है, 1 को कन्वर्ट कर रहा है, लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। ये आपके पास में फोर ऑल, तो ये तो अपने को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको एक नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया और लेट कर लिया। ये जो बीच का मान है n की पावर 1/n-1, इसको मैंने कोई an कह दिया, और an है वो आपके सामने यहाँ पे पॉजिटिव है। an कैसा है, पॉजिटिव है। देखो विद्वानों, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, ये डेफिनेशन लिखी, इसके अंदर ये अप्लाई कर दिया, xn और 1 और एक जाए, इसको सोल्व करते हैं। मैंने कहा इस कंडीशन को सोल्व करके n0 ज्ञात करते हैं। अगर n0 ज्ञात हो जाता है तो अपन कह देते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज टू दिस पॉइंट 1, 1 को क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो अपने पास में यहां पे ये आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो दिस इज इंप्लाइज, ये आ गया, तो ये 1 उधर चला जाएगा, और अच्छा लिखेंगे तो 1 की पावर भी उधर चली जाएगी, 1/n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, 1/n आपका क्या बन जाएगा, n बन जाएगा।
अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो n है वो बराबर है। अब इस पे बाय नोमियल थ्योरम्स लगा दिए, n इंटू ए एन प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ए एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बाइनोमियल थ्योरम से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में आपके साथ में जो आ सकता है वो क्या आ जाएगा, प्लस ए एन स्क्वायर आ जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम्स लगा दी, द्विपद प्रमेय लगा के आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए विद्वानों, मैंने ये टर्म्स छोड़ दी इसकी एक तो, और एक ये छोड़ दी इसके आगे वाले पद, इनको हटा देता हूं। तो इनका सबका सम n के बराबर है, और यदि मैं इनको इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा तो इधर क्या हो गया, कम हो गया। इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को आप समझिए। तो इधर की वैल्यू जैसे कम हो जाएगी कि तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और आपने इसमें से सिर्फ ये टर्म्स उठा लिए। अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है, इन टर्म्स को मैंने छोड़ दिया और इसके बाद वाले टर्म्स को, सिर्फ इसको लिया। अब आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को क्यों लिया, इसको भी तो छोड़, इसको रख सकते हैं, बाकी सबको छोड़ सकते थे, लेकिन एन से एन कट जाता है और एन फाइंड आउट नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक एक एन है, एन एन कट जाता। तो इजी वे के लिए मैंने इन दोनों टर्म्स और इसके बाद की टर्म्स का सम निकल गया। कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये संख्या 10 है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए, 6, 6 प्लस 4 10 हो गए। अब मैं सिर्फ इसको रखता हूं और इन सब का सम हटा देता हूं, तो इधर तो क्या बचा 2 और इधर क्या बचा 10। तो बताओ बड़ा कौन हुआ, इधर हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पे ये संख्याओं की लगाई, तो इसकी टर्म्स को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो n ग्रेटर देन क्या बन गया, यानी मैथमेटिक्स फेल नहीं हुई है। देख लो ये सम टोटल कितना था, 10 10 था, तो इसको इस प्रकार से हटा दिया। इससे इजी वे इस बात को समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपने पास में ये हटा दिया। अब आप देखते हैं इस n से तो n कट जाएगा, 2 इधर आ गया, 2 आपका इधर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, an चाहिए। तो मैंने इसको निकालने के लिए क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इधर 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं। 2 बाई एन माइनस वन इज ग्रेटर देन ए एन इसका। अब मैंने इसको क्या किया, ए एन इज लेस देन रूट 2 बाई एन माइनस वन। ए एन की वैल्यू आपके सामने ये आ गई, और आप चाहो तो इसको मोड लगा के भी इसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखिए जब भी कोई भी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 है और आप इसका रूट उधर लेते हो तो मोड एक्स इज लेस देन रूट 2, क्योंकि 1/2 रूट बनता है, रूट के साथ में प्लस माइनस होता है। इस प्रकार से अपने इसको यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं, और ये सिंबल ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, इसलिए चिन्ह चेंज करके इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखिए आपने इसको ए एन को यहां माना, इस अंदर वाली वैल्यू को ए एन माना तो मानने के बाद में क्या बना, ये मानने के बाद में देखिए जैसे आपने इस वैल्यू को यहां पे मानते हो तो ये क्या बन गया, मोड ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, है या नहीं है। मोड मोड ए एन इज लेस देन क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किससे छोटी हो गई, फ्रॉम फर्स्ट से भी देख सकते हो, ए एन इज लेस देन रूट 2 अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो अब मुझे इन दोनों को सोल्व कर लेना है। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 अपॉन क्या बन गया, एन माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। 2 से इधर डिवाइड भी कर दिया, 1 अपॉन एन माइनस वन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई। दोनों को उल्टा भी कर दिया, एन माइनस वन ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन स्क्वायर। ये 1 उधर भी चला गया, तो एन इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, n0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी को मैं क्या कह दूंगा, n0। तो इसका मतलब आपके पास में ये बात आ गई। देखिए विद्वान क्या बात आ गई कि 4 जो आपके पास में वैल्यू आ गई है,
अब आपके पास में क्या आ गया कि जो n0 निकल गया, क्या निकल गया, 4 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0, जो डिपेंड किस पे है, एप्सिलॉन पे डिपेंड है। n0 का मान यहाँ पे आ गया, और वो आ गया आपके पास में। तो अपने पास में यहाँ पे क्या मिल गया, 4 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट सच दैट, क्या रिजल्ट बन गया, देखो ये जो रिजल्ट था n की पावर 1/n-1, जिसको अपन ने an कहा था, इसको an कहा था आपने, इसको an कहा था, तो an इज लेस देन क्या मिल गया, एप्सिलॉन, और 4 ऑल n इज ग्रेटर देन n0, देयरफॉर आपके पास में जो इसकी लिमिट है वो कितनी हो गई, 1 हो गई, नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट 1 है, इसका मतलब xn कन्वर्ज टू क्या हो गया, 1। ये आपका थ्योरम इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन था जिसको आपने प्रूफ करके इस प्रकार से इसको सोल्व कर दिया। अब देखिए अपने पास में प्रूव दैट द सीक्वेंस कन्वर्ज टू 1 है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज की डेफिनेशन ये लगाया, इसको an मान के इस रिजल्ट को सोल्व किया और इससे n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी करके दिखाए हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसको आपने देखा होगा। तो ये बातें आपके सामने समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और इनके रिजल्ट्स आप आसानी से निकाल लेते हो। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस है जिनको अपन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल टाइप्स, ये एग्जांपल है जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि प्रूव दैट द सीक्वेंस प्रूव दैट द सीक्वेंस xn where xn is equal to 2n-7, 3n plus 2 for all n belongs to n। फर्स्ट है is monotonically increasing। सेकेंड बात is bounded। थर्ड बात is convergent। और फोर्थ बात है लिमिट xn इज इक्वल टू 2/3। देखिए विद्वान, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बेस है कि इसने कितनी बातें पूछ ली, 4 बातें पूछ ली। कितनी बातें पूछ ली, 4 बातें। पहली बात प्रूव करनी है कि ये गिवन सीक्वेंस है वो कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान। दूसरी बात आपको प्रूव करनी है कि ये बाउंडेड है। तीसरी बात करनी है कि कोई भी सीक्वेंस होती है वो इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी थी। फिर कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट है वो उसके किसके बराबर हो जाती है, उसके सुप्रीमम के बराबर हो जाती है। ये आपको एक स्टेटमेंट बताया था। तो मेन कार्य जो यहाँ पे रोल है वो इन 2 बातों का है। ये 2 बातों से, ये दोनों बातों से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और इसी से ही इससे आंसर आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे रखी है, ये आपके पास में सीक्वेंस दे रखी है। इस सीक्वेंस को क्या क्या सिद्ध करना है, एक दिष्ट वर्धमान। इस सीक्वेंस को आपको क्या सिद्ध करना है, परिबद्ध। इस सीक्वेंस को आपको क्या सिद्ध करना है, अभिसारी, सॉरी। और इसकी लिमिट वो 2/3 आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। तो देखिए इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसको अपने को इंक्रीजिंग और इस प्रकार से दिखाना है। देखिए
मैंने बहुत सारे तरीके, देखो विद्वानों, सोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका नहीं है, किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन एक इजी तरीका तो ये आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, देख लेते हैं कि वैल्यू बढ़ती है या घटती है। और दूसरा तरीका जो आपको बताया था, तो वो आपको ये बताया गया था कि सिंस पहला कार्य चेक कर रहे हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक्स एन दे रखा है 2n-7, 3n+2, तो एक्स एन प्लस वन क्या बन जाएगा, n+1 रखेंगे तो n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से, तो ये -5, n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो n+4, ये आपके सामने आ जाएगा। 2n-5 3n+5 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 3 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बात आपके सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन इसकी नाउ। मैंने क्या किया कि xn+1 में xn को घटा दिया और इसके रिजल्ट को चेक करता हूं, तो 2n-5 3n+5 में 2n-7 और 3n+2, ये मैंने जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको पढ़ाई थी वहां पे ये याद करना अच्छे तरीके से सिखाया था। मैंने कहा था कि एग्जाम्पल्स में काम आएगा, तो वही कार्य अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपने इसके एलसीएम लिए, इस प्रकार से आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो आप इसको सोल्व करते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3×6n², 2×2=4 और 5×3=15, -11n, और ये हो जाएगा 3×2=6, तो -6n², और ये आपके हो गया 5×2=10, 10 और -21 -11, तो +11n हो गया। और ये आपके पास में -10 यहाँ थे, इस वाले के -10 और इस वाले के 7×5=35 +35, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये 10 में से 35 गए, तो ये आ गया अपने पास 25/, अब आपको n तो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, xn+1 - xn कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। दिस इज इंप्लाइज xn+1 इज ग्रेटर देन xn, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये क्या है, इसका मतलब इसका आगे वाला पद बढ़ रहा है, हर आगे वाली टर्म्स इसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए अपन कह देंगे कि xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, ये आपकी पहली बात प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ, यानी आपका पहला बात प्रूफ हो गया, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका, इस प्रकार से एग्जाम में आपको करना होता है, तो मार्क्स आपके आएंगे। अब दूसरा तरीका आपको मैंने कहा था कि भाई साहब इसको दूसरा तरीका भी यहां बता देता हूं, ये लो अनदर वे। अब अनदर वे में क्या था कि आपको ये कह दिया कि n=1 लो, तो ये x1 मिलेगा, 1 रखते ही ये कितना बन गया, -5, और नीचे क्या बन गया +5, तो ये क्या आ गया -1। n=2 लोगे तो x2 मिलेगा, x2 मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 का मतलब -3, -3, 3 दूनी 6, 8 हो गया। n= आपने 3 लेगा तो x3 मिल गया, x3 लेते हो तो 3 लेते हो तो देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया -1/3, 9, 11। फिर आपने n=4 लिया तो x4 मिल गया,
तो ये 4 लेते 8, 8 का मतलब ये 1, और 4 लेते 4 × 12 और ये 14। तो आप देख रहे हो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। आप इसका कंक्लूजन देखते हो तो x1 छोटा है, x2 से छोटा, x3 से छोटा, x4 से छोटा। इसका मतलब xn कैसी होगी, एज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपका जो दिमाग काम करता है, एक ये तरीका, एक इस प्रकार से वैल्यू रख के आप पता लगा सकते हो कि कौन सी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और कौन सी डिक्रीजिंग है। उस प्रकार से आप यहाँ पे इसका पता लगा सकते हो। तो ये बातें आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। अब अपने को इसमें शो करना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। तो देखिए यहां पे अपन देखते हैं सेकंड बात प्रूव कर रहे हैं। सिंस जो xn है वो आपकी कितनी है, 2n-7, और ये 3n+2 है। अब अभी आपने देखा कि मैं जैसे इसको एक्सप्लेन करता हूं तो इस सीक्वेंस की जो टर्म्स आती है वो आपके पास में आ जाती है -1, -3/8। अभी पीछे देखा था, देखो अभी अपने इसको एक्सप्लेन करके ये वैल्यूज आपने निकाली है, और ये आपके पास में क्या आ गया, -1/11, 1/14, 3/17। ये चीजें आ गई। अब आपको पता है कि ये इसके जो सारे टर्म्स है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये आपने प्रूव कर दिया। तो इसके सभी मान इससे ये है, तो इसका मतलब ये इसका स्मॉल के एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस है वो क्या आ गई, नीचे से बाउंडेड आ गई। भाई नीचे से बाउंडेड का पता चला नहीं चला आपको, इसको एक ए नंबर दे देता हूँ। तो इसका मतलब देखिए इसके सारी वैल्यूज, जैसे पहला टर्म हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी टर्म्स -1 से बड़े हैं, इसलिए अपन ने कह दिया कि ये इसका लोअर बाउंड आ गया। एंड अपन क्या करते हैं, अब इसके पता लगाते हैं कि इसका जो लोअर बाउंड है वो कितना होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है कि जो एक्सन है उसको रिप्लेस कर दिया। एक्सन है तो उसके अंदर देखिए क्या कार्य करते हैं, और उस प्रकार से अपन यहाँ पे पता लगाते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा स्पेशल है। 2n-7 है, इसको 3n+2 लिख देते हैं। इसका अपर बाउंड का पता नहीं है, तो मैंने इसको 1 माइनस क्या कर दिया, 1-3n+2, तो ऐसा कैसा लिख दिया, और ये n प्लस क्या लिख दिया, ऊपर 9 लिख दिया। तो देखिए एक मिनट सोचिए, जब इसको 3n+2 करता हूँ और -n करूंगा तो 2n आ गया, 3n+2 करते हैं और -9 तो 7, तो ये रिजल्ट ऐसा कैसा आ गया, नहीं गया। इस बात को ऐसा लिख दिया। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि चाहे से n का मान कितना ही भी बढ़ा लो, देखो n का मान कितना ही बढ़ा लो, ये हमेशा क्या करेगा, 1 में घटेगा। 1 में घटेगा तो आपके पास में एक बात तो तय हो गई कि ये जो वैल्यू थी इसको इस प्रकार से आपने लिखा, जो 1 में घट रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा किससे छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी। जैसे n कुछ भी ले लो। देखो विद्वानों ध्यान दीजिए, कोई डिफिकल्ट बातें नहीं है कि इसमें 1 में कुछ कम कर रहे हैं तो कितना भी हो, कम तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती है, ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए 1 से क्या होगी, कम। तो इसका मतलब एक्सन इज लेस देन क्या आ गया, 1 आ गया। ये इसका क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया, और ये इसका क्या है, लोअर बाउंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो कि ये जो वैल्यूज है एक्सन के सारे मान है वो किससे छोटे, किसके बीच में आ रहे हैं, ये आपके -1 से +1 के। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सन कैसी होगी, एक्सन एक परिबद्ध अनुक्रम। एक्सन एक कैसा है, परिबद्ध अनुक्रम है। एक्सन आपका कैसा हो गया है, एक परिबद्ध अनुक्रम हो गया। इसकी डिफिकल्टीज यहाँ पे ये आपके सामने आ रही है। दूसरी बात कि अब कहते हो कि गुरुजी ये तो एक रटने वाली सी बात होगी, किताब में है, लिखा हुआ है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो इसको याद कैसे रखा जाए। तो देखिए विद्वानों, इसका सीधा सा फंडा है, जब आप इसकी लिमिट निकालते हो, अपर बाउंड के केस में मैं बता रहा हूं कि अपर बाउंड क्या आएगा, लिमिट आप निकालते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी xn, तो xn क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
2n-7 और ये कितना आ गया 3n+2। तो आप जैसे ही लिमिट निकालोगे n कॉमन ले लोगे, ये लिखना सभी को निकालना आता है। n कॉमन ले लिया तो 2-7/n और n कॉमन ले लिया तो 3+2/n। तो लिमिट निकालते कट गया तो ये कितना आ गया 2/3। 2/3 तो ये 2/3 है, वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है। और ये इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। लिमिट आ गया, इसका मतलब ये इसका अधिकतम बिंदु है। तो इसलिए इसका अपर बाउंड का पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में ये 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, इसलिए इसको 1 माइनस करके ये एडजस्ट हो रहा था तो अपने इसको एडजस्ट करके देख लिया, तो ये बाउंडेड है। अब अपने एक बात जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एक दिष्ट वर्तमान परिबद्ध है। तो देखिए ये आपको समझा दिया है, इसको मिटा देता हूं, ये तो विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्वान, अब तीसरी बात प्रूव करेंगे। सिंस एक्सन, आपने क्या क्या प्रूव कर दिया, एक्सन एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तथा परिबद्ध है। इसलिए एक्सन अभिसारी अनुक्रम, ये थ्योरम है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाली थ्योरम है। इसलिए ये एक्सन कैसी है आपके पास में अभिसारी अनुक्रम हो गई, दैट इज एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। एक्सन कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। तो ये तीसरी बात ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गई। तो दो बातों में फोकस करना है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। तो दोनों, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग दिखाई, डिक्रीजिंग वाले में डिक्रीजिंग दिखाइए, बाउंडेड बाउंडेड दिखाइए। और फिर इसका मान में अपने पास में अगर ये एक दिश था, समान आता और परिबद्ध होता तो भी अनुक्रम कैसी होती, अभिसारी अनुक्रम होती। तो ये अपने पास में सीधा सा फंडा आ गया। तो एक्शन क्या है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपकी कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। चौथी बात, अब आपका लास्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन का था, देखो लास्ट स्टेप जो आपका था, इसमें प्रूफ करना है आपको। प्रूफ क्या करना है इसमें, कि इसकी लिमिट है वो 2/3 होती है, जो मैंने अभी आपके पास याद करके दिखाया था। तो लिमिट निकाल दो, ये अभी निकाल देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn कितना है 2n-7 और ये कितना है 3n+2। विद्यार्थियों को समझने के लिए हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको वापस उसी प्रकार से 2-7/n और n कॉमन ले लिया तो 3+2/n। तो ये n से तो n कट गए, यहाँ लिमिट इन्फिनिटी देखेंगे, इन्फिनिटी का भाग देंगे तो 0 बन जाएगा। तो 2-0 और 3+0, तो ये कितनी आ गई 2/3। ये लिमिट ऑफ एक्शन आ गया, ये भी आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ। इस प्रकार से क्वेश्चंस की आपने समस्त बातों को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को ध्यान में भी रखना है इन चीजों को। चलो, इस टाइप का क्वेश्चंस हो गया। अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स लेते हैं, क्या एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस xn where x1 is equal to 1/2 and xn+1 बराबर 2xn+1/3। अब देखो, इस प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अनुक्रम को लिखने का तरीका चेंज हो गया है। इज कन्वर्जेंट, इज
कन्वर्जेंट, इसको आपको कन्वर्जेंस करना है। आल्सो फाइंड इट्स लिमिट। देखिए विद्वानों कि हिंदी में लिखे तो अपन कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि जो दी हुई सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कौन सी है, x1 xn प्लस वन और फोर ऑल n बिलोंग्स टू n, एक अभिसारी है। कैसी है ये, अभिसारी, इसका पता ही है ये अभिसारी हो। और ये आपके पास में इसकी सीमा, ये आपके पास में क्या है, लिमिट। लिमिट का मतलब आपके पास में क्या है, सीमा। इसकी सीमा अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले भी ऐसा क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल्स है वो प्रीवियस एग्जाम्पल से डिफरेंट है। देखिए इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई थी सिर्फ xn इज इक्वल टू इस प्रकार से लिखी है, इसमें एक x1 का मान दे दिया और द रिलेशनशिप किस में दी है, xn प्लस वन और xn में। देखिए इसमें जो रिलेशनशिप आपको जो दी है वो किस में दी है आपको, xn प्लस वन और इधर xn है। इस टाइप से क्वेश्चन को लिखे यानी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ रहा है और बाकी कंसेप्ट वो के वही है। तो सबसे पहले देखिए, तो कोई भी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट दिखाना है तो अपन उसको क्या कर देंगे कि xn को कन्वर्जेंट दिखाना है तो दो बातें दिखाते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और साथ में ही ये बाउंडेड है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में से एक और बाउंडेड, तो अपन कह देते हैं कि बाय थ्योरम के स्टेटमेंट से अपन कह देते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, आपके सामने अभिसारी हो जाती है। तो देखिए सिंस x1 बराबर 1/2 पहला कार्य कर रहे हैं अपन, एंड xn प्लस वन बराबर 2xn प्लस 1/2 मैंने पुट किया n बराबर 1, तो ये टर्म्स क्या बन गया, x2 2x1 प्लस 1/3 बन गया, 2x1 प्लस 1/3 बन गया। तो अपने पास में यहां पे देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब x1 की वैल्यू तो दे रखी है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दो, ये कट गया तो ये कितना आ गया बताओ, 2/x2 आ गया। n बराबर 2 आपने रखा तो ये कितना बन जाएगा बताओ, x3। x3 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 2x2 प्लस 1/3, तो 2 इंटू 2/3 प्लस 1/3 हो गया। तो ये अपने पास में कितना आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 4 7/9, ये 7/9 आ गया, यानी x3 की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 7/9 आ गई, 7/9 आ गई। तो आप देखते हो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो कार्य अपन यहाँ पे देख रहे हैं उसके अंदर सीधा सीधा सा सिस्टम है कि इसकी एनालिसिस अपन बात करते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि 1/2 है पहला मान, दूसरा मान कितना आया 2/3, इससे बड़ा है, तीसरा मान क्या आया बताओ 7/9। तो देखो डिवीजन 0.5 है, ये 0.66 है 20 का मतलब, तो इसका मतलब ये बढ़ते हुए जा रहे नहीं रहे। दैट इज अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। इस प्रकार से आपके सामने ये वैल्यूज आ रही है। और सबसे खास बात क्या है कि जो वैल्यू है वो नीचे वाले क्या है बड़े और ऊपर वाला क्या है छोटा। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यूज है वो आपके पास हमेशा किससे कम आएगी, एक से कम आएगी। किससे कम आएगी, एक से कम आएगी। तो ये डेफिनेटली किससे कम आएगी, एक से कम। तो अपन यहाँ पे पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि जो मेरी एक्शन है वो कैसी है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो गया। अब अपन इसको बाउंडेड सिद्ध करेंगे, दूसरा कार्य क्या सिद्ध करेंगे, बाउंडेड सिद्ध करेंगे। तो देखिए एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तो आपको पता चल रहा है कि नीचे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये पहला मान ये है। तो इट इज क्लियर दैट
कि जो 1/2 से तो इसके सारे मान बड़े हैं और 1 से छोटे आएंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब एक्शन है वो मेरी इज क्या हो गई, बाउंडेड। एक्शन कैसा है, परिबद्ध। एक्शन कैसा है, परिबद्ध। एक्शन कैसा है, परिबद्ध। तो एक्शन परिबद्ध है और उसमें अपने पास में एक्शन इज बाउंडेड हो गया और ये अपने पास में आ गया। नाउ दूसरा कार्य ये तो हो गया, इट इज क्लियर दैट 1/2 इज लेस देन एक्शन इज लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज बाउंडेड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that action is convergent। तो ये बात आपके पास में प्रूफ हो गई। तो अपने पास में ये क्या, वी कैन से यानी अपने ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, क्योंकि अपने एक थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं जिसमें अगर कोई सीक्वेंस आपके इंक्रीजिंग हो और इस प्रकार से हो और बाउंडेड हो तो वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब अपन बात करते हैं इसके कि इसकी आल्सो फाइंड इट्स लिमिट। अब ये कन्वर्जेंट है, दिस इज इंप्लाइज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एक्शन, वो क्या आएगी आपके पास में, वो आपके पास में ज्ञात करनी है। तो लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू एक्साई इज क्या आएगी, यूनिक होगी। इसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। और ये आपने क्या कर लिया, दिस इज इंप्लाइज कि ये जो लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि लिमिट ऑफ एक्शन है वो कैसी होगी, इसकी एक अद्वितीय सीमा होगी। तो अपने पास में दिस इज इंप्लाइज में यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, देखिए सेंस फिर से लिख देता हूं। अब अपन दूसरी बात सेकंड राउंड प्रूव कर रहे हैं, एक्शन इज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इट्स लिमिट इज यूनिक हो गई, यानी इसकी सीमा कैसी होगी, अद्वितीय। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी सीमा अद्वितीय होती है बाय थ्योरम्स। यह आपने बात लिख दी, बाय थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्योंकि जितने भी मैंने कहा था कि थ्योरम का स्टेटमेंट आपको क्यों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बाय थ्योरम्स कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एक जाएगी। तो आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एक्शन वो एक जाई है। तो देन इसके जो आगे की टर्म्स है एक्स एन प्लस 1 की भी लिमिट अगर आप निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, एक जाएगी। देन इफ ये है, अगर लेट इफ इसकी लिमिट एक जाए तो इसके आगे की टर्म्स भी क्या आएगी, एक जाए आएगी। तो नाउ आप देखिए एक्स एन प्लस 1 बराबर क्या था, 2xn प्लस, ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2xn प्लस 1 बाई 3 ये था। तो मैं इसकी बोथ साइड में लिमिट ले लूं, इसमें एक नई बात है, उसको लिमिट ज्ञात करने का तरीका अलग प्रकार से हो गया। तो लिमिट लेने पर ये लिमिट कितनी है इसकी, एक जाई मानी है तो इसको एक जाई लिख दो, इसको भी कितना लिख दोगे, एक जाई प्लस 1/3। ये इधर आके कितना हो जाएगा, 3 एक जाई प्लस 2 एक जाई, 3 एक जाई बराबर 2 एक जाई प्लस 1। तो ये कितना आ गया, एक जाई इज इक्वल टू 1। तो एक जाई क्या था, एक जाए तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्शन ही था और वो कितना गया 1। तो ये आपने आंसर ज्ञात कर लिया कि इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस अपन क्या करते हैं यहाँ पे सोल्व करते हैं, जो विद्वानों कि आपके सामने ये जो क्वेश्चंस है इस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो अपने को ये दिखाना होता है कि कौन सी अपने पास में इंक्रीजिंग है, किस प्रकार से ये डिक्रीजिंग है, और अपने इसको इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं जो इसी प्रकार के हैं। जैसे एक
क्वेश्चंस आपका एग्जांपल्स फिर इसी प्रकार का सिमिलर है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी आप स्टडी कीजिए। देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू टू। पहला क्वेश्चन है कि जो x1 बराबर तो दे दिया √2 इसी प्रकार से क्वेश्चंस में, और xn+1 बराबर दे दिया 2xn, और दूसरी बात अपने पास में x1 = 1 दे दिया और xn+1 = दे दिया √2 + xn-1। ये ऐसे दो क्वेश्चन आगे। तो देखिए विद्वानों, इसमें अपने पास में जो ये क्वेश्चन था वही x1 की वैल्यू और फिर xn+1 xn का रिलेशनशिप, सेम कार्य यहाँ पे भी ये क्वेश्चन उसी प्रकार से। देखिए x1 दे दिया और xn+1 xn दे दिया, तो आपको वही फंडे इसी प्रकार से इसको सिमिलरली आपको क्या करना है, प्रूव। सिमिलरली आपको क्या करना है, सोल्व करना है। जो अभी अपने यहाँ पे इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसकी लिमिट निकलेगी, जैसे यहाँ माना है उसी प्रकार से इसकी लिमिट निकलेगी और आप देखोगे कि इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि एक क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम्पल है, इसको भी आप स्टडी करना आराम से, सिमिलर है कि प्रूव दैट सीक्वेंस इज कन्वर्ज। प्रूव दैट द फॉलोइंग, सिमिलर क्वेश्चन है, सभी किताबों में सोल्व मिल जाते हैं ये। सीक्वेंस कन्वर्जेंट, कन्वर्ज टू पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x - 7। यानी इसको सोल्व करते हैं तो पॉजिटिव रूट जो आता है श्री धराचार्य सूत्र लगा के निकाल लेते हैं। और वो सीक्वेंस कौन सी आपके सामने, कि वह जो सीक्वेंस है x1 बराबर √7 और xn+1 बराबर √7 + xn। देखिए विद्वानों, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये √2 का क्वेश्चन है, ये √7 का क्वेश्चन है। ये √2 का क्वेश्चन है, ये √7 का क्वेश्चन है। इसकी लिमिट के बारे में मैं बता दूं, वही इंक्रीजिंग और बाउंडेड आपको पता लगाना है। पहले दो स्टेप्स आपको इसकी क्लियर करनी है। जो क्वेश्चन की पहली स्टेप आपको इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग का पता लगाइए, फिर ये बाउंडेड का पता लगाना ही लगाना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपने कहा है। फिर अपन इसके अंदर देखिए इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे, तो इसकी लिमिट यूनिक होगी, कन्वर्जेंट है तो यूनिक होगी, तो इसको एक्जाई लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, 7 + एक्जाई। तो स्क्वायर कर दिया तो ये एक्जाई स्क्वायर और माइनस क्या आ गया, एक्जाई -7 = देखो ये वही समीकरण आ गया, ये जो दे रखा है बस, और कुछ नहीं है, घुमा के लिख दिया। इसकी लिमिट डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखे, इस प्रकार से यहाँ पे ये बात आपको लिख दी गई है, जिसको आपको देखना है। एक दो इसके एग्जाम्पल्स और बचे हैं जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में सब सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये आपका टॉपिक फिर फिनिश होगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।